जब भी ना मैं इस बैल्कनी में बैठती हूँ और सारे ब्लाइंड्स नीचे रहते हैं ना, तो ये स्पेस मुझे अलग ही महसूस होता है। कई बार मैं बैठ करके सोचने लगती हूँ और थोड़े से डीप थॉट्स आते हैं कुछ चीजों को ना। लाइफ के आप देखोगे वैसे तो उनका मीनिंग बहुत सिंपल है, पर जब उनको रिलेट करोगे ना कुछ एक मीनिंगफुल थॉट से, डीप थॉट से, तो कुछ और ही मीनिंग निकल करके आता है। तो जब भी मैं ये देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बैल्कनी ने भी हमारे साथ कितने रूप और रंग बदले हैं ना। मतलब जैसे जैसे हमारी जिंदगी चेंज हुई है ना, ये भी चेंज हुआ है। तो इनिशियली हमारा प्लान था बैल्कनी को लेकर के, जो वो अब बिल्कुल वैसा नहीं रहा है। जो लोग मुझे पहले से यूट्यूब में देख रहे हैं उनको पता होगा कि हमने यहाँ पे वर्टिकल गार्डन किया हुआ था। वो वर्टिकल गार्डन जो है ना, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था हमारी बैल्कनी का। तो हम लोग बैठते थे यहाँ पे, चाय पीते थे, बातें करते थे। तो पहले बैल्कनी का वो था मकसद। बाद में क्या हुआ, कुछ साल में इसी अच्छाई की जो बुराई है वो हमें दिख गई। ड्रिप इरिगेशन से जो पानी ड्रिप होता था उससे हमारे जो ये बैल्कनी का रेलिंग है ये सड़ गया पूरा। अब वो रिस्की हो गया भाई, सड़ गया है लोहा तो पूरा हमने चेंज कराया, बहुत खर्चा भी आया। और अब देखिए नींव के आने के बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिकलिटी एक्सपेक्ट को हमने और हम समझे और चेंजेस आए। इसको घेर दिया, हमने पीवीसी लगा दिया कि धूल ना आए, साउंड ना आए। उसके बाद में आप देखो तो पूरा ये प्ले एरिया बन गया, फैन लग गया, अब तो ये भी लग गया, प्रॉपर रूम बन गया। क्योंकि अब एज अ पेरेंट हम देख रहे हैं चीजों को। तो अब हमारा पर्पस यहाँ बैठ करके आनंद लेना नहीं है, बच्चे की सेफ्टी हो गई है कि बच्चे का मन लगे, बच्चे को सेफ जगह मिले, धूप ना आए, धूल ना आए, बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो मतलब लाइफ में अगेन आप जब थोड़ा और ग्रो करते हो, मेच्योर्ड होते हो, तो चीजों को देखने का आपका नजरिया बिल्कुल ही बदल जाता है। नीवू के लिए कुछ ऑर्डर किया था, सामान आ गया है फर्स्ट क्राई से। तो एक तो मैंने मंगाया है उसके लिए एक नाइट ड्रेस, और ये जो नाइट ड्रेस है ना ये मंगाया है वेडिंग के लिए। तो वहाँ पे हम लोग स्टे करने वाले हैं रिसोर्ट में। तो मॉर्निंग को जब वो वहाँ पे उठेगा तो एक साफ सुथरा सुंदर सा नाइट वेयर वहाँ के लिए मैंने एक लिया है। के साथ में मंगाया है एक सैंडल, और ये सैंडल मंगाया है ताकि सारे एथनिक वेयर्स में ना वो पहन सके, क्योंकि एथनिक वेयर में पहनने का सैंडल उसके पास में नहीं है। तो अभी फंक्शन जो होंगे 4-5 फंक्शन है सब में, तो पहनना तो उसको मेनली कुर्ता वगैरह ही। चलिए शार लेके आती हूँ। नीव बाय द वे नीचे खेलने के लिए गया हुआ, इसलिए आपने सुबह से देखा नहीं है, कुछ देर में आएगा। जब तक आएगा उससे पहले मैं नहा लेती हूँ। ये शार लेना हो गया, और शार लेने के बाद का जो रिचुअल है ना आज मैं आपको वो दिखा रही हूँ। तो चाहे मैं शार लूँ चाहे अंगद, हमारे घर का रिचुअल है कि शार लेने के बाद आपको लेना है एक कपड़ा और इसको पूरा वाइप कर देना है। आप देखिए हमें इस घर में रहते थे 6 साल हो गए, आपको एक भी वाटर स्टेन्स इसमें नहीं दिखेगा। लिटरली ऐसा लगेगा मानो हमने नया लगाया है आज के आज। और उसका रीजन ये है कि शार लेते ही सबसे पहले इसको वाइप कर देना। एंड सेम गोज विद अपना ये जो ग्लास पार्टीशन, आप देखो इसमें भी कोई स्टेन्स नहीं है। जबकि ग्लास पार्टीशन में कितने स्टेन्स आ जाते हैं, पर कोई स्टेन्स नहीं है, क्योंकि हम लोग वही करते हैं पोस्ट शार इसको भी अच्छे से हम लोग वाइप कर देते हैं। शार लेना तो हो गया, अब पीती हूँ कॉफी। ये जो टाइम है ना शार लेने के बाद, इसमें कुछ ना कुछ पीने का मन करता है। आज मन कर रहा है कॉफी पिया जाए। आज उतनी भी बाहर गर्मी नहीं है, मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा है बारिश होगी। वैसे प्रेडिक्शन भी है बैंगलोर में, अभी रिसेंटली भी बारिश हुई है, तो अच्छा हो गया मौसम। तो एक दिन तो इतनी बारिश हो रही थी शाम को कि पकौड़ा बना के खाया। सोचिए कैसा मौसम हो गया। तो कैसा लगा मेरा न्यू कॉफी मशीन? कॉफी का कप देखकर आपको भी लग रहा था ना मानो मैंने किसी कैफे से महंगी वाली कॉफी ऑर्डर करी हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर के कंफर्ट से मैंने ये कॉफी बना ली। आप भी अगर एक कॉफी लवर हो ना तो इट्स मस्ट हैव फॉर यू। इस पर्टिकुलर मशीन का नाम क्या है? अगारो इंपीरियल एस्प्रेसो कॉफी मशीन। लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रही हूँ, वहां से आप खुद के लिए परचेस कर सकते हैं। पर पहले चलिए मैं आपको बताती हूँ इसकी फीचर्स क्या है और कैसे आप इसमें मिनटों में कॉफी अपने लिए बना सकते हैं। लेट्स गो। ये है अगारो इंपीरियल एस्प्रेसो कॉफी मेकर। बॉक्स में मिलता है आपको कॉफ़ी टैम्पर, कॉफ़ी पोटा फिल्टर और 1.5 लीटर टैंक। ये मशीन आता है 1 ईयर वारंटी के साथ में। इसमें है 15 बार्स हाई प्रेशर विथ 1100 वॉट्स, जो देता है फास्ट एंड स्टेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ एस्प्रेसो रिच इन क्रेमा। ये एनालॉग डायल थर्मोमीटर हेल्प करता है टेम्परेचर कंट्रोल करने में फॉर ऑप्टिमल कॉफ़ी एक्सट्रैक्शन। 2 सेपरेट थर्मोस्टेट एडजस्ट करते हैं टेम्परेचर वाटर और मिल्क को सेपरेटली, जिससे मिलता है आपको ग्रेट टेस्ट ऑफ कॉफ़ी और साथ ही मिलता है क्रीमी रिच फोम। ये आपको अलाउ करता है टू एडजस्ट द फोम एंड स्टीम लेवल्स, जिससे आप अलग अलग वैरायटी के डिलीशियस एक्सप्रेसो बेस्ड कॉफ़ी को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको अगर 30 ml एस्प्रेसो बनाना है तो आप 7 ग्राम कॉफ़ी पाउडर यूज़ कीजिए और फिर मिनटों में कैफे स्टाइल कॉफ़ी घर के कंफर्ट से बनाइए।
इसे क्लीन करना भी बहुत ईजी है। वाटर फिल्टर रिमूव करके आप डिश वॉशिंग लिक्विड से इसे वॉश कर सकते हैं। स्टीम आउट वॉन्ड को भी आप रिमूव करके ड्राई क्लॉथ से वाइप कर सकते हैं और ड्रिप ट्रे को भी रिमूव करके डिश वॉशिंग लिक्विड से आप वॉश कर सकते हैं। बाकी पूरे मशीन को आप ड्राई क्लॉथ से ईजिली वाइप कर सकते हैं। तो आज ही शॉप कीजिए अगारो इंपीरियल एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर। मैंने लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग पिलो है ना, अब तक हमारे काम आ रहा है। नीव इसमें लेट करके दूध पीता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ना क्या किया था, अभी 2 दिन पहले इसको छुपा दिया था कि शायद अभी छुपा दूंगी तो उसको ज़रूरत पड़े ही ना, तो बैठ के पी लेगा दूध अपना, क्या ज़रूरत है कि लेट के पिए। बाप रे, मैंने इसको छुपा दिया, वो ढूंढता रहा, मुझे पूछता रहा ऐसे दिखा करके, ये वाला पी लो मम्मा, ऐसे करके कि मेरा वाला कहाँ है, नींबू वाला कहाँ है। फिर मैंने उसको निकाल के दिया। देखिए इतना छोटा बच्चा है, उसे भी अपनी चीज़ से लगाव हो गया है कि ये नींबू का है। नीव के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, 11 बजे बनाती हूँ, ताकि जब वो खाना खाने के लिए बैठे उस टाइम पे ज़्यादा गर्म भी ना रहे और ठंडा भी ना रहे। ठंडा होने से खिचड़ी क्या जम जाएगा, तो ऐसा ना हो इसलिए मैं इस टाइम पे बनाती हूँ। और कुक से नहीं बनवाती। स्टार्टिंग में ट्राई किया था, नींबू नहीं खाता है, पता नहीं क्या होता है कि वो समझ जाता है या क्या रीज़न है। 3-4 बार जब उसने रिजेक्ट मारा तो मैं अब नहीं ट्राई करती हूँ, भाई डर लगता है, तो मैं ही बना देती हूँ। और कोई भी बच्चा खाना नहीं खाना चाहता, ये तो आपको पता ही होगा। जो चीज़ पसंद है वो तो ठीक है, पर जो चीज़ उसको पता है कि हेल्दी है या रोज़ का रूटीन है, खिचड़ी हो गया, रोटी हो गया, ये सब नहीं चाहता है खाना। उपमा में भी बहुत नाटक करता है, डोसा वगैरह इडली खा लेता है, फिर हलवा में भी आजकल देख रही हूँ नाटक कर रहा है, तो फुसला फुसला के खिलाना पड़ता है। तो खिचड़ी में मैंने क्या किया हुआ है, नींबू खिचड़ी खा के स्ट्रॉन्ग बेबी हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है, तो ऐसे दिखाता है। तो नींबू एक स्ट्रॉन्ग बेबी है, तो हाँ, तो खिचड़ी खाएगा, तो हाँ, तो क्या करेगा, 5-6 बाइट खा लेगा। उसके बाद में फिर अलग स्टोरी बनानी है, क्योंकि रिजेक्शन चालू, नहीं नहीं ऐसे करेगा, नहीं। तो मैं बोलूंगी गणपति भी खिचड़ी खाते हैं, कितने स्ट्रांग हो गए। नींबू को गणपति पसंद है, हाँ, तो खिचड़ी खाएगा, हाँ, फिर 3-4 बाइट खाएगा। आपके दिन का फेवरेट जो पार्ट है नींबू का, वो है नाई नाई पार्ट। इतना मजा जो उसको किसी चीज में दुनिया में आता हो। देखिए हंसी, कैसे हंसता है नींबू। ये नींबू का चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है, देखिए इसमें कितना दाग लगा हुआ है। क्या होता है ना, ऑयल वाला हाथ से टच हो जाता है, उसको ऑयल लगाती हूँ रात को रोज सोते वक्त में बॉडी में, तो वो वाला हाथ से टच होता है। वैसे नींव भी यहाँ पे ऐसे हाथ मारता रहता है। और ये है एकदम मैट फिनिश। मैट फिनिश में ना बहुत दिखता है, कोई भी फिंगरप्रिंट मार्क हो गया, ऑयल का मार्क हो गया, बहुत दिखता है। मुझे कमेंट आया था नीव का वार्डरोब दिखाइए, तो नीव का कोई वार्डरोब नहीं है अभी भी। नीव का बस ये वाला एक चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है, इसी में बास्केट्स में अभी भी उसका सामान आ जाता है। इधर में पैंट्स, इधर में टी शर्ट्स, इधर में कोट जो अभी गर्मी में नहीं पहना रही हूँ, कम पहना रही हूँ। ये नीचे वाला है, इसमें भी कपड़े, जैसे कि इसमें हो गया उसका रुमाल वगैरह, इधर में हो गया अगेन कुछ कपड़े जो फ्रिक्वेंट नहीं पहनता, इधर जीन्स हो गया, सॉक्स हो गया, उसके पैंट्स हो गया, इधर में तौलिया हो गया, 1-2 स्वेटर्स भी हैं, बाई चांस बैंगलोर में कभी भी ठंड भी पड़ जाती है। और ये सबसे नीचे वाला है मिसलिनियस, इसमें डाइपर हो गया, क्रीम हो गया, उसके बाद में नेल कटर है, सनस्क्रीन है, इससे उसका कान साफ होता है, इससे उसका अभी भी टंग साफ कर देती हूँ कई बार। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ें जो है नीचे रहती हैं, ऑयल वगैरह सब कुछ। पीछे में जो है सारे वो ट्रैवल वाले जो पाउचेज होते हैं ना, वो रखती हूँ। और ये हो गया उसका ट्रैवल डाइपर वाला जो कैडी है, जो मैं अरेंज करती हूँ होटल वगैरह में, वो है। ये मिनीसो वाला, जो आप मिनीसो का ही है ना, हाँ, ये वाला भी जो देख रहे हो, इसमें भी उसका सामान सब जाता है जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। और इस तरह के ना कुछ मैं डब्बे भी रखती हूँ। तो ट्रैवल के टाइम पे देखो, एक के अंदर एक रख दिया है, तो क्या होता है, पैसिफायर रखना हो या कोई दवाई रखना हो जो लीक हो रहा हो, तो ऐसे वाले डब्बे बहुत काम आते हैं। तो ट्रैवल के लिए तो ये भी रखती हूँ। तो बेसिकली ये सारा ये सब सामान के लिए नीचे वाला अपना सेक्शन है।
और कुछ कपड़े नीवू के अंगद के वार्डरोब में ऐसे हैंग करके रखती हूँ। ये वो वाले कपड़े हैं जो बाहर जाने के लिए हैं, थोड़े से थिक मटेरियल के हैं कि अगर मैं इसको ड्रॉअर में रखूंगी ना तो बहुत स्पेस लेंगे। तो ये देखो, ये सारे जो बाहर वाले हैं इसमें सारे पैंट्स डाल दिए। एक में देखो आप तो 5-6 पैंट्स हैं, सब बाहर वाले के लिए हैं ये सारे। तो ये जो हैंगर्स आप देख रहे हो ना छोटे छोटे, ये फ्री आते हैं, मतलब कुछ भी फर्स्ट क्लास से कई बार शॉप करती हूँ नीव का, तो ये हैंगर्स के साथ में आते हैं। तो ये हैंगर्स में रख लेती हूँ। कहाँ पे आते देखिए, तो बड़े वाले हैंगर्स में सारे हो गए इधर में अंगद के कपड़े, और उसी के साथ में साइड में ही देखिए 5-6 हैंगर्स में नीव का फिलहाल काम चल जा रहा है। पर ये सब फ्यूचर में मुझे एक वार्डरोब उसको डेडिकेट करना ही पड़ेगा, इतने कम से तो काम नहीं चलेगा। दिखा दिखा मुंह दिखा, कौन सा छोटा बेबी आया है देखिए। नहीं नहीं किया, कौन नहीं नहीं किया? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? ये बच्चा 2:15 बजे से बेड पे छटपट छटपट। नीवू देखो, हम दोनों ने ब्लू पहना है, नीवू भी ब्लू, मम्मा भी ब्लू। ये सोया 1 बजे। कैमरा पे मैं इसको चेक करती रहती हूँ। मैं बैठी थी अपना काम कर रही थी इधर लिविंग रूम में। 2:15 बजे से मैं देख रही हूँ बेड पे छटपट छटपट, उठ के बैठ जा रहा है, फिर जा रही हूँ, फिर इसको सुला रही हूँ, फिर उठ के बैठ जा रहा है। 15 मिनट पे जैसे ही सुला के बाहर आ रही हूँ, फिर से वहां से मम्मा, फिर है ना नीवू बुला रहा था ना, फिर जा रही हूँ, फिर ट्राई कर रही हूँ, फिर उठ जा रहा है। तो फाइनली ये मम्मा मम्मा कर रहा था, 2:45 को ही उठ गया है। हाँ ऐसे बोल रहा था। फिर मैं जब गई फाइनली इसको, हाँ फाइनली जब गई तो बोलता है मम्मा, नीवू को वूवू बोलता है। बोलो वूवू। हाँ मम्मा वूवू नहीं। पूरा एक्टिंग करके बोल रहा है वूवू नहीं, मम्मा नहीं, नीवू को सोना नहीं। तो नीवू को क्या करना, जैसे बाहर दिखा रहा है, गेट बाहर ले चलो खेलना। उसके बाद में ना कई बार ये क्या ट्रिक करता है कि इसको लग रहा है कि मैं सो नहीं रहा हूँ, ये लोग मुझे सुला रहा है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये लोग मुझे बाहर लेके जाए। तो ऐसे करेगा, मतलब मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, ऐसे ऐसे एक्टिंग करेगा ताकि हम लोग उसको बाहर लेकर आ जाए सोच के। हाँ 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 भूख, ऐसे पेट दिखाता है, ऐसे पेट दिखाता है, मम्मा भूख, मतलब भूख लगी है। तो ये ऐसे ही करता है एक्टिंग ताकि हम लोग बाहर लेकर आए। और अभी बोला मुझे मम्मा पानी, और जब लाकर दिया है तो कह रहा है मुझे ग्लास में दो। और इसके बाद क्या बोलूं मैं आप लोग को लग रहा होगा सोना छोटा सा बच्चा है, इतना नहीं करता होगा जितना आप बोल रही हैं। आप 24 घंटा बिताएंगे ना इसके साथ में, ये इतना कुछ समझाता है एक्टिंग कर करके कि लगेगा ही नहीं कि 18 महीने का बच्चा है। और इसको ट्रिक्स भी सब समझ में आता है कि क्या बोलूंगा तो ये लोग कैसे क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, अपना काम कैसे निकलवाना है। ये नीव से सीखना चाहिए। उप्स, ये नीव से सीखना चाहिए, बहुत तेज है। नीवू तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? साशा नहीं, नाम क्या है? बुबू। नया नीवू का शौक है, नीवू का नया शौक है चम्मच से पानी पीना ग्लास में डाल के। वो देखिए, और पीना तो क्या ही शौक है, गिराने का शौक है बस। तो अभी ग्लास में ही मांगता है। और सर्दी इसकी ठीक होती नहीं है कि हम लोग भी एकदम पानी से मज़े से खेलने दे। नीवू को सर्दी हुआ है? कैसे आकू आकू करता है? आकू। अच्छा डोंकी कैसे बोलता है? नया वाला सैडल नीव को पहना करके देखा, अभी तो एकदम मुझे फिट अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर सॉक्स भी मैं डालूंगी वैसे। अभी पूरा फिट है, पर वही ये शादी को भी 1 महीना है, तो क्या 1 महीना में थोड़ा छोटा हो जाएगा कि क्या होगा कि यही साइज़ रहने दूँ। अभी एकदम परफेक्टली फिट लग रहा है। अगर मैंने एक साइज़ बड़ा लिया ना तो दिक्कत होगी इसको चलने में, तो आई थिंक मैं ये रख लूँगी। सही लग रहा है, देखिए पैरों पे दिख भी बहुत अच्छा रहा है। क्या कर रहे हो नीवू, क्या कर रहे थे? सारा पेपर इसमें से निकाल के फाड़ के नीचे डाल दिया है उसने। नीवू जा रहा है नीचे खेलने, तो कुछ ना स्नैक्स दे करके भेजती हूँ।
मैंने अभी कट किया, डब्बे में डाला, ये है एप्रिकॉट, नीव का एब्सोल्यूट फेवरेट है। तो क्या होता है, बहुत बड़े साइज में आता है तो खा नहीं पाता, घोट नहीं पाता, वो निकल देता है ऐसे ही। तो ऐसे छोटे पीसेस में हाफ में कट कर देती हूँ तो इजीली खा लेता है। ब्लिंकिट से कुछ सब्जियां मंगाई थी, आ गया है। क्या क्या मंगाया है देखिए। ये है घेरा, मतलब हम लोग इसको घेरा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। तुरई बोलते हैं ना, बहुत लोग शायद से तुरई बोलते हैं। उसके बाद मंगवाया है मेथी शाक, इसका बनेगा या तो ठेपला या तो आलू मेथी की जो सब्जी आती है ना फ्राई की भी, वो भी अंगद को बहुत पसंद है। फिर है पील्ड गार्लिक, मैं गार्लिक पील्ड ही मंगाती हूँ, भले कुक खाना बनाए फिर भी मैं पील्ड ही मंगाती हूँ कि काम आसानी से हो जाता है उसका भी, वरना वो हर जगह लहसुन छिलती रहती है। एटलीस्ट मेरे घर में तो छुट्टी मिले, इसलिए मैं पील्ड शुरू से मंगवा रही हूँ अपने लिए, तो मैं उसके लिए भी मंगवाती हूँ। उसके बाद में धनिया पत्ता, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं, मुझे घर में धनिया पत्ता चाहिए ही होता है। रोज़ दाल में मेरे घर में पड़ेगा, फिर अगर ऑमलेट बनाया, मुझे धनिया पत्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद है टमाटर, ये है अपना मस्क मेलन, ये तो कच्चा कच्चा सा मुझे लग रहा है। नेक्स्ट है क्या, आलू और प्याज। प्याज सिर्फ और सिर्फ देखिए 4 बचा हुआ था, तो इसलिए एकदम मंगाना अनिवार्य था। प्याज तो फिर भी 4 था, आलू का हाल देखोगे आप, एक भी आलू नहीं है। चलिए इसी बहाने इसको वॉश कर लेते हैं। नहीं इसी बहाने ये क्लीन हो गया। आलू का कंजप्शन थोड़ा कम है मेरे घर में, इसीलिए 1 ही किलो मंगवाया है। घर में बात करते करते, काम करते करते देखिए चाय भी अपनी बन गई है। थोड़ा सा इसको खौला लेते हैं कि हल्का सा कलर आ जाए, फिर चाय छानती हूँ। अंगद की चल रही है मीटिंग, देखती हूँ खत्म हुई कि नहीं। नीचे से खेल के आया है, देखिए कुछ फ्लावर्स लेकर आया है। नींबू फ्लावर्स कौन दिया? बुब्बू। बुब्बू कौन है? फैला रहा है कचरा। नींबू देखिए पूरा कचरा हो गया, नींबू पूरा गंदा हो गया, चींटी लग जाएगी, चींटी लग जाएगी पूरा। बाप रे, अब उठा लो, अब ये सारा उठा लो, पापा को दे दो, उठा के पापा को दे दो। देखो नीचे कितना गंदा हो गया। दे दो। हाँ नींबू दे देगा भाई, नींबू बहुत अच्छा बीबी है। नींबू के फ्रेंड आए थे खेलने के लिए। नींबू कौन कौन आया था? काका आई थी और चिक्की। नींबू के 2 बेस्ट फ्रेंड है, चिक्की और अनिका। हाँ काका, अनिका को बोलता है नींबू काका, है ना। काका कैसे हाय बोलती है? हाय। और नींबू कैसे हाय बोलता है? ऐसे ही हाय हाय कर लेते दोनों। हाय हाय नींबू, और वो बोलता है नींबू हाय अनिका। नींबू अपना नाम बोल के बताओ ना, क्या नाम है? वूवू, कितना प्यारा नाम है। देखिए आज ना ये वाला क्लीन करने का एसी टाइम आ गया है। बेसिकली ना पिछले साल पूरा सर्विसिंग करवाया था, हमारा एसी पिछले साल ना कूलिंग नहीं दे रहा था, तो बहुत इसको हमने सर्विस वगैरह करवाया था, तो उस टाइम पे क्लीन करवाया था। अब इस सीजन भी क्लीन करना चाहिए, तो अंगद कह रहा है मैं खुद ही कर लूंगा। क्लीन है, दिखा। साफ ही है, कुछ नहीं। अरे हल्का सा डस्ट है बस। हाँ, कभी भी ना एसी बिना ऐसे क्लीन किए फिल्टर ऑन मत करिएगा, वो बहुत बेकार होता है, स्पेशली जब घर में बच्चे हो तो एक बार अंगद जिसको वॉश कर लेगा तो शायद से आज रात से हम एसी ऑन करें। बहुत देर के बाद में वापस से व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। हम लोग ना गए थे खाने के लिए फुचका, और फुचका खाने में हमारा पचका हो गया, फुचका वाला ही नहीं था। फिर लगा क्या ही आगे जाएंगे, ट्रैफिक होगा, छोड़ो घर आ जाते हैं। घर आई तो देखती हूँ मेरी फ्रेंड का 3 मिस्ड कॉल है। और ये वाली जो मेरी फ्रेंड है ना, जब भी इसकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, तो सलाह लेने के लिए मुझे फोन जरूर करती है। मैं उसकी एग्नी आंट हूँ, आप कह सकते हो, गो टू पर्सन की, ये हो गया वो हो गया। तो मुझे लगा लंबी बातचीत होगी, गप होगा अभी। फिर नीव और अंगद गए नीचे तो उसको कॉल किया, और इस रूम में बैठ के कॉल किया, क्योंकि मुझे पता था लंबी बातचीत होगी तो मेरा ये एसी भी टेस्ट हो जाएगा कि कूलिंग कर रहा है कि नहीं।
तो 35 मिनट की बातचीत हुई हमारी, पर ना 35 मिनट में इसने कूलिंग तो उतनी अच्छे से करी नहीं, तो हमें बुलाना पड़ेगा बंदे को, टेक्नीशियन को। खैर ये तो ठीक है। जिस टॉपिक पे हमारी बात हुई, जो उन मैडम को प्रॉब्लम थी अपने लाइफ में, जो वो सोच रही थी, वो आपसे भी शेयर करती हूँ। शायद आप में से भी कोई ना कोई इस परेशानी से गुजर रहा हो और आपको कुछ आंसर्स मिल जाए। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं तो अभी यूट्यूब में, आपके इंस्टा फीड में एक ही टाइप के वीडियोस बहुत आ रहे होंगे, और वो है कि 29 मार्च 2025 को कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। और मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताया था। अगर आपने चेक नहीं किया है तो चेक जरूर कर लीजिएगा। इसने मेरा वो वीडियो देखा और भी वीडियोस देखे, और उसके बाद जो इसको समझ आया उससे ये परेशान हो गई। तो इसलिए पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो हर चीजों को वर्ड टू वर्ड पकड़ते हैं, उसके पीछे की मीनिंग को नहीं समझते, बातों की गहराई को नहीं समझते, तो एस्ट्रोलॉजी आपके लिए नहीं बना है। ये बहुत इंटेंस सब्जेक्ट है, वर्ड टू वर्ड पकड़ने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है। इसको आपको ना इंटरप्रेट करना पड़ता है कि इस बात का मीनिंग क्या है। अगर आपके अंदर रीजनिंग स्किल्स नहीं है ना, तो आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट नहीं बन सकते। तो ये मेरी फ्रेंड के साथ क्या बात सुनी है। तो मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि अगर किसी का सिंह लगन की कुंडली, मतलब फर्स्ट हाउस में 5th लिखा हुआ है, तो जो 12वीं राशि है, जहां मीन राशि पड़ती है, वो अष्टम भाव में पड़ेगी। तो मैंने अष्टम भाव का जो कारक तत्व है, एट्रीब्यूट्स है, वो बताया था कि आपका जो अष्टम भाव है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी अकल साइंस को, आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को, आपके इन लॉज को, डेथ को, मैंने ये वर्ड भी यूज किया था। तो ये सब हिडन गेन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हुआ क्या, मेरी फ्रेंड का है कुंडली में सेम टू सेम जगह पे शनि प्लेस्ड है, अष्टम भाव पे। तो इसने कुछ इधर उधर बातों को समझा नहीं और ये हो गई परेशान। तो इसको लगा कि क्योंकि शनि इसके अष्टम भाव में है, तो अब जो 2.5 साल आने वाला है, इसमें इसकी छुट्टी हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी, और इससे वो हो गई परेशान। तो इसीलिए मैंने कहा अगर आप वर्ड टू वर्ड बातों को पकड़ते हैं तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। अष्टम भाव में जो डेथ वर्ड यूज किया जाता है, उसका मीनिंग मर जाना नहीं है, उसका मीनिंग है आपकी जीवन शैली का ऐसे बदलना जिसको कि आप कह सकते हो कि आपको एक नया जीवन ही मिल गया हो। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। कोई पहले कैसे किसी और तरीके से जी रहा था, सडनली लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया जो कि ऐसा फील हो रहा है मानो इसको नया जन्म ही मिला हो। इतनी बड़ी अगर आपके लाइफ में कुछ चेंज आता है ना, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है 8th हाउस, और उसको डेथ का नाम दिया गया है। पर जो ये मर जाने वाला जो आप बोल रहे हो डेथ, वो आप 8th हाउस से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, उसको 2nd हाउस से और 7th हाउस से प्रेडिक्ट किया जाता है। आपके जीवन में मारक ग्रह और अति मारक ग्रह जो होते हैं वो बताते हैं कि किसी की मृत्यु कब होनी है। बट हैविंग सेड दैट, इट इज नॉट दैट इजी टू प्रेडिक्ट। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी अच्छे से कंप्लीटली नहीं बता सकते कि किसी की मृत्यु कब होगी, और ये बताना वर्जित भी है। इसीलिए सोचा कि मैं आपसे भी शेयर करती हूँ कि अगर आप भी परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा है और कहीं से कहीं कुछ वीडियो देख लिया और उससे डर गए, तो प्लीज एस्ट्रोलॉजी फिर आपके लिए नहीं है। डरना नहीं है आपको, ये बहुत अच्छा टूल है चीजों को समझने के लिए, आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए। पर ये उन्हीं को समझ में आएगा जो इसके बारे में स्टडी करते हैं और टाइम देते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा तो फिर इन चीजों पे मत पड़िए। अभी वीडियो एंड करने से पहले मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको बताती हूँ मेरे इसी फ्रेंड की कुंडली के बारे में, जिसको सुन के आपको हंसी आएगी। तो इसका क्वेश्चन था कि मेरा भी शनि जो है 8th हाउस में है, सोना तुमने कहा डेथ है, तो क्या इस बार मेरा डेथ ही हो जाएगा? तो मैंने उसको तो समझा दिया और आपको भी समझाती हूँ कि इसने कुछ समझा ही नहीं जो मैंने वीडियो बनाया। मैंने क्या कहा था कि शनि अभी मीन राशि में आने वाले हैं, 2.5 साल वहां पे गोचर करेंगे, तो उसका क्या क्या रिजल्ट आएगा। पर ये क्या बोल रही है कि इसका जो ऑलरेडी जन्म कुंडली है उसमें पहले से ही शनि जो है वो मीन राशि में है, क्योंकि इसका जो जन्म कुंडली इसके पास है उसमें ऑलरेडी दिख रहा है 8th हाउस में ऐसे सैटर्न लिखा हुआ, तो वो तो पहले से ही है। तो मतलब हमेशा से उसका सैटर्न जो है 8th हाउस में ही है। तो ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार इसको उसका असर पड़ने वाला है, उसका तो लाइफ में बहुत बड़ा असर ऑलरेडी सैटर्न 8th हाउस का है ही है, क्योंकि वहां पे प्लेस्ड है, सिर्फ गोचर नहीं कर रहा है, प्लेस्ड है। ऐसा थोड़ी है कि फर्स्ट टाइम उसको ये चीज एक्सपीरियंस होने वाली है। 8th हाउस शनि का तो उसको एक्सपीरियंस होता ही रहता होगा, क्योंकि वो जन्म कुंडली में लेकर आई है। और इसको डर लग रहा था कि इसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वहां पे शनि मैंने कहा डेथ रिप्रेजेंट कर रहा है वो 8th हाउस, और शनि वहां से गोचर करेगा तो वो कर्म का फल देगा, तो इसके कर्म का फल है डेथ। जब किसी के जन्म कुंडली के 8th हाउस में शनि होता है आपकी लग्न कुंडली में, उस इंसान की लाइफ लंबी होती है। शनि चीजों को डीले करता है, हर एक चीज को डीले करता है। तो जब वो 8th हाउस में आता है तो वो आपकी
डेथ को भी डिले करता है, तो वो आपको लंबी उम्र देता है। तो मेरी फ्रेंड की उम्र लंबी है, एंड थैंक्स टू सैटर्न। उसकी उम्र छोटी नहीं है, तो उसकी डेथ नहीं होने वाली अभी। तो सोचिए कैसा अर्थ का उसने अनर्थ निकाला। सैटर्न अगर देख भी लेता है ना अष्टम भाव को, तो भी उम्र लंबी कर देता है। वहां अगर प्लेस्ड हो जाता है तो भी उम्र लंबी कर देता है। और ये कैसे डर रही थी। तो इसलिए मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट सबके लिए नहीं है, बहुत सारे हिडन मीनिंग है इस पे। पर जैसा मैंने कहा 8th हाउस डेथ को नहीं रिप्रेजेंट करता, वो 2nd हाउस और 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है, मारक ग्रह, अति मारक ग्रह। पर 8th हाउस में अगर सैटर्न होता है तो वो लॉन्जिविटी को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंस ऑफ वर्ड देखिए, डेथ को डिले करता है, लॉन्जिविटी को बताता है। पर डेथ कब होगी ये 8th हाउस से पता नहीं चलेगा, वो 2nd और 7th से चलेगा पता। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा। पर इस एग्जाम्पल से और इस घटना से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे अर्थ का अनर्थ निकलता है। अगर आपको समझ में नहीं आता बेसिक्स और आप वीडियो और रील्स देख के डर जाते हो, तो प्लीज समझ नहीं आता तो मत सुनिए। और अगर सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसको 3-4 साल दीजिए, बुक से पढ़िए, टीचर से समझिए, और फिर आप एस्ट्रोलॉजी को समझ पाएंगे और डर आपके अंदर से भाग जाएगी। हर एक नॉलेज, हर एक विद्या आपको लिबरेट करती है, आपके माइंड को फ्री करती है। कोई विद्या को पढ़ने से, समझने से अगर आपको डर लग रहा है तो विद्या आपके लिए नहीं बनी है। ऑन दिस नोट मैं इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।